हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको क्लास 10th की बायोलॉजी लाइव प्रोसेस आपको पढ़ा रहे थे और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पिछले बाकी लेक्चर्स आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा, नोट्स प्रॉपर आपके बन रहे होंगे। और तो चलिए शुरू करें फिर। चलिए, अभी तक आपने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें आपने डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा। ठीक है, उसमें आपने डाइजेशन में आपने बकल कैविटी का रोल पढ़ा, सेलेवरी एमाइलेज का रोल पढ़ा कि वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टमक पढ़ा। स्टमक में आपने क्या देखा कि आपके पास 3 पार्ट होते हैं। एससीएल निकलता है, एससीएल का काम जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, वो फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ भी देता है और जो आपके फूड में जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं उनको वो किल भी कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, उसमें आपने 3 पार्ट ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम पढ़ा। इलियम में आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसको आप विलाई बोलते हो, वो आपके डाइजेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। विलाई का काम होता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जितना देर तक खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकेगा उतना खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, जो कि विलाई का काम यही होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो अच्छे से होने लगता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने बताया था ऐसा पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ एज अ बॉडी वो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है वाटर को है वो उसको सिर्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद अब आपका आया था डाइजेशन ऑफ फूड में जनरली आपको सबके फंक्शंस जो आपके थे इंडिविजुअली मैंने बता दिए थे। फिर आपको 2 डिजीजेज बताए गए थे, एक याद होगा अच्छा, एक आपको स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रिक अल्सर पढ़ाया गया था। उसके बाद आपको अभी प्रोटीन के रिलेटेड पढ़ाया गया मेरिस्टेम एंड क्वाशियोरकर। मेरिस्टेम में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, 1 साल से कम के बच्चों में होता है ये। और जो क्वाशियोरकर है वो सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है और 1 साल से अबव के बच्चों में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हार्मोन निकालता है उसको सेक्रेटिन बोलते हैं। सबसे पहले इस हार्मोन को विलियम बेलिस एंड स्टार्लिंग ने सबसे पहले निकाला था और स्टार्लिंग ने उसको 1905 में हार्मोन नाम दिया था, सेक्रेटिन नाम दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रेशली आपको ग्लैंड पढ़ाएंगे, तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से ग्लैंड कि कितनी ग्लैंड है आपके पास। देखो एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया है कहीं कहीं पर। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे 10th की तो उसने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, वो बहुत छोटा छोटा करके ही निकल गई है। ठीक है, अब देखो आपके पास कुछ ग्लैंड होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो लिविंग की बॉडी होती है वो बिना किसी एंजाइम के परफॉर्म नहीं की जाती है। ठीक है, तो कोई भी लिविंग बॉडी बिना एंजाइम के, बिना किसी केमिकल रिएक्शंस के वो होती ही नहीं है। आपको पता था स्टार्टिंग में मैंने आपको मेटाबॉलिज्म सिखाया था ना कि द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब क्या है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होने हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो पर्टिकुलरली आपके फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करके उसको हर सेल के द्वारा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपके पास 3 ग्लैंड होते हैं, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। एनसीईआरटी ने तीनों को डिटेल नहीं समझाया है, ठीक है, बट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तीनों से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, आपके पास 3 ग्लैंड है, पहला है आपका सेलेवरी ग्लैंड, दूसरा है आपका लीवर और तीसरा है आपका पैंक्रियाज। तो ये आपके पास 3 ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड है, लीवर है एंड आपके पास पैंक्रियाज है। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड जो होता है लोकेटेड आउटसाइड द बकल कैविटी बट ओपन इनसाइड बकल कैविटी। ये बात याद रखना, जो आपका सेलिवरी ग्लैंड होता है वो आपके बकल कैविटी से बाहर मिलता है। ठीक है, लेकिन वो ओपन जो होता है वो बकल कैविटी के अंदर होता है। बकल कैविटी के बाहर मतलब ये जो टूथ वाला पोर्शन, टूथ के बाहर का जो भी एरिया होता है वो बकल कैविटी के बाहर माना जाता है। टूथ के अंदर वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पे टंग होता है, वो पूरा एरिया इनसाइड द बकल कैविटी हो। तो सेलिवरी ग्लैंड पाया तो बकल कैविटी के बाहर जाता है बट वो खुलता बकल कैविटी के अंदर है। 3 तरीके के होते हैं, मतलब 3 सेलिवरी ग्लैंड आपको डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका पैरोटिड ग्लैंड जो कि ईयर के जस्ट नीचे और आगे मिलता है आपको। ठीक है, इतना डिटेल नहीं है हर के बारे में, बट मैंने आपको जस्ट एन इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है, आप याद रखना। सेकंड है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लोअर जॉ के पास होता है। ये जो वाली हड्डी होती है आपकी, ये वाली, इसको मैंडिबल बोन बोलते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में ये एक हड्डी है कि यहाँ से वो स्टार्ट होती है और एक साथ वो आके यहीं पर खत्म हो जाती है। तो जो मैंडिबुलर वाली ग्लैंड होती है वो लोअर जॉ के पास होती है। ठीक है, लोअर जॉ बढ़ा लेना आगे, तो यहाँ पर होती है। थर्ड है आपका सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जो होता है वो टंग के नीचे मिलता है आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 3 ग्लैंड हो गए।
लिवर आपका जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। इंफॉर्मेशन है, आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लिवर होता है, लगभग 1.2 से 1.5 केजी का होता है ये। थर्ड है आपका पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है वो आपका हेट्रोक्राइन होता है, या इसी को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। अच्छा, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों तरीके भी बिहेव करता है। अब देखो एंडोक्राइन का मतलब क्या है? एंडोक्राइन का मतलब है ये डक्टलेस होगी, ठीक है। जैसे पेंक्रियास से अगर कुछ भी निकलता है तो वो किसी पाइप के, किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाएगा। पेंक्रियास से कुछ मटेरियल निकलेगा जो डायरेक्ट ब्लड में ही निकाल दिया जाएगा। अगर किसी फैक्ट्री से, किसी ग्लैंड से अगर डायरेक्ट उसका सिक्रीशन उस ब्लड में ही निकाल दिया जाता है तो उसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, उसने सीधे ब्लड में ही पोर कर दिया, तो उसको बोलते हैं डक्टलेस या उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। ये काम जनरली हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में ही नहीं। जैसे आपने एक हार्मोन सुना होगा इंसुलिन, तो इंसुलिन जो होता है वो आपका पेंक्रियाज ही सिक्रेट करता है, ठीक है। अब जब इंसुलिन निकलता है आपके पेंक्रियाज से तो वो किसी डक्ट के होते हुए नहीं ब्लड में आता है, डायरेक्ट पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को डायरेक्ट ब्लड में ही निकालता है। तो एज अ पेंक्रियाज एंडोक्राइन भी काम कर रहा है क्योंकि वो डक्टलेस है। सेम ऐसे ही एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है, मतलब विथ डक्ट जाता है वो। अब विथ डक्ट में जनरली एंजाइम्स जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, जो आपको बेसिकली पूछ जाते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है आपको, मैंने लगभग इसके बाद बता दिया था कि 3 पार्ट हो गए इसके, कहाँ पाया जाता है। इनका काम यही होता है कि उसमें सलाइवा होता है, सलाइवा में आपके लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं जो आपके फूड को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपके बैक्टीरिया में जो भी होते हैं उनको वो किल करने का भी काम करते हैं, क्योंकि लाइसोजाइम प्रॉपर्टी होती है सलाइवा के पास थोड़ी थोड़ी सी। उसके बाद आपको जो आपका फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है ताकि उसका स्वेलिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। और फूड प्लस बोलस आपको मैंने बताया था क्या होता है, फूड प्लस बोलस इसको क्या बोलते हैं, सॉरी फूड प्लस सलाइवा इसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। अब जो डिटेल पढ़ना है आपको वो लिवर और पेंक्रियास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, पहला है आपका लिवर। लिवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, लिवर जो होता है वो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लगभग मैंने बता दिया कितना होता है। इसका जो वेट होता है वो 1.2 से लेके 1.5 केजी तक इसका वेट होता है, ठीक है। अब लिवर के बारे में तो लार्जेस्ट ग्लैंड है ही, बट उसके साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछता है तो वो बेटा स्किन होता है, लेकिन अगर आपसे वो लॉन्गेस्ट ऑर्गन पूछता है तो वो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो अब ये याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, और लॉन्गेस्ट ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है। लोकेटेड क्या होता है, लोकेटेड इन राइट साइड, देखो पहले तो राइट साइड अपर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम। याद होगा मैंने आपको बताया था डायाफ्राम क्या होता है। डायाफ्राम वो ऑर्गन होता है, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो थोरैसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। अब लीवर क्या है आपका, जस्ट जो होता है वो लीवर आपका डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है। तो लोकेटेड इन द राइट साइड अपर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम। डायाफ्राम के जस्ट नीचे मिलेगा आपको, और एकदम ऊपर ही मिलेगा, और आपका राइट साइड ही आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब इस साइड ही मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। जैसे आप अगर बनाना चाहो, जैसे आपका ये ओसोफेगस आ रहा है, और ओसोफेगस ये आपका स्टमक है, तो बच्चा डायाफ्राम जो होता है वो लगभग कुछ यहाँ होता है, ठीक है। मान लो अगर ये डायाफ्राम है तो देखो, अगर बनाया जाए तो ये तो लिखो लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अगर ऐसा किया जाए तो स्टमक आपका लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड हो गया, तो लीवर आपका कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, और ये आपका जो मैंने बनाया है ये आपका डायाफ्राम है। एक तो राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड में है, अपर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम, डायाफ्राम के एकदम जस्ट नीचे और एकदम एब्डोमिनल कैविटी के साइड ही, मतलब लगभग एकदम टच करके उसके पास ही वही प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेकंड है उसके बाद आपका फीटल लीवर। फीटल, देखो फीटल का मतलब है क्या है, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं।
जाइगोट ही आगे चल के चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, जिसको आप चाइल्ड बच्चा बोलते हो, बट एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जहाँ उसी जाइगोट को हम फीटस भी बोलते हैं। तो चाहे फीटस बोलो या जो अभी गर्भ में बच्चा पल रहा है, आप उसको भी बोल सकते हो या आप उसको भी ले सकते हो। तो फीटल लीवर जो होता है वो सिंगल लोब होता है, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, लेकिन जब वो बच्चा जन्म ले रहा होता है तो उसका जो लीवर होता है वो 2 लोब हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैल्सीफेरम लिगामेंट। अब ये 10th क्लास में नहीं है, मैं अभी बता देता हूं, ये आपको 11th में या आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बताया है, ठीक है। ये आपको 10th क्लास में कहीं नहीं मिलेगा ये पॉइंट, ये आपके 11th और कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ही मिलेगा आपको, कि जो फीटल लीवर होता है वो सिंगल लोब होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर लीवर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट विद द हेल्प ऑफ फैल्सीफेरम लिगामेंट। तो उनका जो लीवर है वो फैल्सीफेरम लिगामेंट 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक। बाइल इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड इन द लीवर, ये आपको बता दिया गया था कि बाइल जो होता है वो लीवर ही बनाता है और सिक्रीट भी वही करता है, एंड सिक्रीट इन हेपेटिक डक्ट, और वो क्या करता है? हेपेटिक डक्ट में सिक्रीट कर देता है, फिर वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर वाया सिस्टिक डक्ट, फिर वो आपका जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में ले जाके स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। ऑन डिमांड ऑफ बाइल, बाइल की डिमांड पे गॉल ब्लैडर इज रिलीज इनटू ड्यूडेनम वाया कॉमन बाइल डक्ट। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप होल्ड करके रखो, अभी मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कॉमन बाइल डक्ट क्या है, ड्यूडेनम में कैसे रिलीज हुआ, तो फिगर से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और क्यों कॉमन बाइल डक्ट बोला गया, ठीक है। फ्यू सेल्स ऑफ लीवर गेट मॉडिफाइड, ये भी 11th क्लासेस में ही पढ़ाया जाता है, लास्ट वाला पॉइंट भी। फ्यू सेल्स ऑफ लीवर गेट मॉडिफाइड, कुछ सेल्स जो होती हैं लिवर की वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और बिकम स्टार शेप, और वो स्टार शेप की हो जाती हैं और उनको हम बोलते हैं कफर सेल। क्या बोलते हैं? कफर सेल। कफर सेल का काम होता है डेड और ओल्ड आरबीसी को वो क्या कर लेते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। मतलब कफर सेल समझ लो ऐसे शमशान घाट है उसका, ठीक है, कि जो भी डेड, जो आरबीसी डेड हो जा रही हैं या जो भी आरबीसी पुरानी हो जा रही हैं, उनको इनगल्फ करने का काम जो होता है वो कफर सेल करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ये वाला पॉइंट अभी फिगर बना के अच्छे से समझाते हैं आपको, ठीक है। तो पॉइंट है, कुछ नोट कर लीजिए इनको। चलिए लीवर के बारे में 1-2 पॉइंट और हैं, उनको जान लेते हैं। देखो ये जो आपका लीवर होता है, ये लीवर जो होता है ये आपका ब्लड स्टोर भी करता है, ठीक है। अप्रॉक्स ये 400 ml ब्लड को स्टोर भी करता है, ठीक है। लिवर आपका 400 ब्लड स्टोर भी करता है, इसी की वजह से लिवर को हम हीमोस्टैटिक ऑर्गन भी बोलते हैं। हीमोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और हीमो का मतलब होता है जनरली ब्लड से रिलेटेड होता है, जैसे हीमोग्लोबिन सुना है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिवर जो होता है वो 400 ml ब्लड स्टोर करता है और वो हीमोस्टैटिक ऑर्गन भी कहलाता है। लेकिन एक चीज ये है, डज नॉट गिव ब्लड ऑन इमरजेंसी। लिवर जो होता है वो ब्लड को नहीं देता है, वो सिर्फ स्टोर करता है, बट वो देता नहीं है किसी को। इसी से रिलेटेड एक ऑर्गन और होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। अच्छा, स्प्लीन जो होता है वो लगभग 200 से 250 ml ब्लड स्टोर करता है, ठीक है। और फायदा ये है कि ये गिव ऑन एनी इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहुत लॉस हो रहा है, या आपकी बॉडी में एक नॉर्मल, कभी कभी आपने देखा होगा ब्लेड से आप कुछ भी कर रहे हो, नॉर्मल ब्लेड से आप कट लग गया या कुछ भी कट लग गया तो ब्लड बाहर निकल जा रहा है, तो उस ब्लड बाहर निकला है उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए स्प्लीन अपने अंदर से ब्लड को निकाल देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने सुना कहीं एक्सीडेंट हो गया तो सर फट गया या कुछ हो गया, ब्लड बहुत लॉस हो रहा है, तो लगभग 200 से 250 ml तो वो स्टोर रखता ही है कि वो उतना बॉडी को दे देगा तो बॉडी का काम नहीं रुकेगा, ठीक है। अब ज़्यादा हो गया तो फिर उसके लिए फिर आपको ब्लड अलग से चढ़ाना पड़ता है। लेकिन स्प्लीन जो होता है कैसे कर सकते हैं, स्प्लीन को हम जनरली इसीलिए, क्योंकि इमरजेंसी में दे देता है, इसीलिए हमने इसको इमरजेंसी
ग्लैंड का भी ओहदा दिया है, ठीक है, कि इमरजेंसी ग्लैंड भी हम स्प्लीन को ही कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी की टाइम पे ये ब्लड हमें दे देता है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ये हमें दे रहा है ब्लड, और जब ज़रूरत पड़ने पर ब्लड हमें मिल जाता है तो हम इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं बैंक ऑफ बॉडी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कौन है, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड बैंक होता है वो स्प्लीन होता है, क्योंकि लगभग 200 से 250 ml ये स्टोर करता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको दे देता है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको दे रहा होता है, इसीलिए इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी होती है, लिवर जो होता है वो 400 ml स्टोर करता है, हीमोस्टैटिक ऑर्गन होता है इसीलिए, लेकिन ये इमरजेंसी के टाइम पर आपको ब्लड नहीं देगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए, कुछ थोड़ी सी और बातें हैं आपके पास। देखो, जैसे आपके पास आपके ब्लड में जो होता है वो आरबीसी होता है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरली, जैसे अगर हम आपने कभी ब्लड चेकअप कराया होगा तो वहाँ डॉक्टर जनरली आपसे ऐसे हो सामने वो देख के बोलते हैं। अगर देखते हैं कि सामने पढ़ा लिखा है तो वो आपसे बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है। लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि वो सामने वाला नहीं समझ रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो वो सीधे उससे बोलेंगे कि आपके अंदर खून की कमी है। अब खून आपका ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होता है आपका हीमोग्लोबिन। तो अगर खून कम है मतलब आरबीसी कम है मतलब हीमोग्लोबिन कम है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यार खून कम है मतलब वो समझ गया बंदा कि हीमोग्लोबिन कम है, या आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो कि हीमोग्लोबिन कम है आपके अंदर, ठीक है। तो आपके आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अभी ये डिटेल जो और है ना हीमोग्लोबिन, इसका फंक्शन क्या हुआ, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो आपको वहाँ क्लियर समझ में आएगा कि हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन बैठता है, फिर वो सेल के पास जाता है, वहाँ से CO2 को लेकर आता है, फिर वो लंग्स के थ्रू CO2 को बाहर करता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है वो आपका एक प्रोटीन पार्ट होता है जो कि डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन है और प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। बचा आपका हीम। हीम जो होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो होता है आपका आयरन +2 Fe+2 आयरन, और एक होता है पॉरफायरिन। अब ये पॉरफायरिन एक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। पॉरफायरिन की एक पर्टिकुलरली रिंग होती है, ठीक है। अब पॉरफायरिन जो होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो बनता है बिलीवर्डिन जो कि ग्रीनिश इन कलर होता है, और एक होता है बिलिरुबिन जो कि येलोइश इन कलर होता है। और आपको याद होगा जब भी आपकी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो आपकी पूरी बॉडी येलो हो जाती है, और इसी पर्टिकुलर बीमारी को आप जॉन्डिस या पीलिया बोलते हो। अब ये जो बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन होता है ना, इसी को हम बाइल पिगमेंट बोलते हैं, जो बाइल के साथ निकलता है। तो आपका जो लिवर बाइल सिंथेसाइज कर रहा होता है, इसको आपने बाइल जूस बोला था, तो उस बाइल जूस में आपका बाइल पिगमेंट होता है, वाटर होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही आपका ये जो बाइल होता है, इस बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और यही दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर इस बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन का लेवल आपका बढ़ गया तो आपकी बॉडी पूरी येलोइश इन नेचर हो जाती है, और वही पर्टिकुलर बीमारी आप जॉन्डिस या पीलिया बोलते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। बाकी जो बाइल पिगमेंट होता है ये लिवर से निकाला जाता है, और कंसीडर्ड ऐसा किया जाता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये आपके लिवर का, ठीक है। ये जो बाइल पिगमेंट होता है ये एज अ कंसीडर किया जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लिवर, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज अ कंसीडर किया जाता है लिवर का। एक बातें और यहीं पे याद कर लो, आपकी बॉडी में जो लिवर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो कुछ बातें और एक्स्ट्रा आप इनको मार्क करके लिख लो। आपका जो लिवर है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी करता है। बहुत लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि फिल्ट्रेशन के लिए तो हमारे पास किडनी प्रेजेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिल्ट्रेशन के लिए किडनी तो प्रेजेंट है, बट फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपका लिवर भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड लिवर भी करता है, ठीक है। दूसरी बात आपने पढ़ा होगा कि लिवर के पास आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ लिवर ही एक ऐसा है
जिसके पास रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप लिवर को कट कर देते हो तो वो कुछ टाइम के बाद फिर से वापस पूरा रीजनरेट होके एक पूरा लिवर बना सकता है। तो ये से प्रॉपर्टी आपकी पूरी बॉडी में लिवर के पास ही होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप स्टमक काट दोगे तो बढ़ जाएगा। लिवर ट्रांसप्लांट आपने जो सुना है उसमें यही किया जाता है। तो डोनर एंटीजन सब मैच किया जाता है, फिर जिसका मैच टिश्यू मैच कर रहा होता है, जिसका लीवर अच्छा होता है उसमें से थोड़ा सा पार्ट काट के जो खराब वालों का होता है उसमें से जाके अटैच कर दिया जाता है। तो फिर दर वालों का ही बढ़ गया, उधर वालों का ही बढ़ गया। तो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होने की वजह से हम जनरली इसको लिवर ट्रांसप्लांट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप याद रखिएगा कि आपका देखो आपका जो सेल है, ठीक है, आपकी बॉडी का जो सेल है उस सेल का जो वेस्ट निकलता है ना बच्चों, वो निकलता है अमोनिया। और आपकी जो बॉडी है उस बॉडी का जो वेस्ट निकलता है वो निकलता है यूरिया। अब यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। ये आपकी बॉडी का फॉर्मूला, आपके बॉडी में जो यूरिया निकलता है उसका फॉर्मूला। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि सेल कहता है कि मैं तो अमोनिया ही निकालूंगा, अपना वेस्ट मैं तो नहीं बदलने वाला, और बॉडी कहती है कि मैं अपना वेस्ट हमेशा यूरिया ही निकालूंगी, मैं नहीं बदलूंगी। तो अब क्योंकि दोनों अपने अपने बात पे अड़े हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि बीच में सरपंच जी की तरह लिवर पहुंचता है और लिवर क्या कहता है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप मत करो, आप एक काम करो, देखो आपको काम ये करना है, जो भी सेल वेस्ट है अमोनिया है उसको भेज दो लिवर के पास। लिवर क्या करता है, उस अमोनिया को चेंज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, यूरिया में। तो मतलब कि आपके बॉडी के वेस्ट अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए भी लिवर का यूज किया जाता है। ठीक है, आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर। अगर आपकी बॉडी से लिवर निकल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में रुक जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फिल्ट्रेशन भी हेल्प कर रहा है, आपकी रीजनरेशन प्रॉपर्टी भी रखा है, सेल वेस्ट को भी कन्वर्ट कर रहा है, बाकी एक्सक्रीटरी बाइल पिगमेंट भी निकाल रहा है, बाइल जूस भी निकाल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, फैट को भी, गॉल ब्लैडर भी इसने रखा, बहुत सारी चीज़ें लिवर आपका एक साथ संभाल रहा है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो लिवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको याद रखिएगा। बाकी एक चीज़ और है इसमें कि आपके जो यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है, ठीक है, आपके जो यूरिन का नॉर्मल कलर है वो आपने देखा होगा कि येलो ही होता है, तो वो भी एक पिगमेंट की वजह से ही होता है। ठीक है, आप उसको कहीं नोट कर लीजिए कि आपके यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है, ठीक है, नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन, आपके यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो यूरोक्रोम पिगमेंट, इसकी वजह से ही आपके यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है। तो ये नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन जो होता है वो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, इतना आप। चलिए कुछ बातें और हैं इसी में जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर जो होता है वो आपके लिवर में ही पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लिवर जो होता है वो आपका बाइल जूस को बनाता है, सिक्रीट करता है, और वो बाइल जूस जो होता है वो आपके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है आपके गॉल ब्लैडर में, आपने सुना होगा, देखो गॉल ब्लैडर को हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली। ठीक है, आपने सुना होगा पित्त की थैली में पथरी हो गया, तो ये जो पथरी होता है ना इसको स्टोन बोलते हैं। तो ये जब आपकी पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर में ही जब आपका स्टोन बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इन गॉल ब्लैडर इज नेम्ड एज चोलिस्थेसिस। अब जब क्या है आपके गॉल ब्लैडर में जब स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसी को हम कोलियक थीसिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जब आपकी बॉडी सही से परफॉर्म नहीं कर रही थी, जो कि मेटाबॉलिज्म था वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रही है, बाइल जूस नहीं सही से बन रहा है, या आपकी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक दिक्कत आ जाती है, तो वो ये जनरली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस स्टोन की जो कंपोजिशन होती है, या तो जनरली आप कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या आप कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या आप दोनों का सेवन बहुत ज़्यादा है। ऐसे लेके जाते हैं कि जनरली कहते हैं कि टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, या मिर्चा हो गया, इन सब का बिया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब जाएंगे तो आपके गॉल ब्लैडर में ही धीरे धीरे वो क्या होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे वो। ठीक है,
बाकी सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, आप उसको चोलेक्सिस्टोमी भी बोलते हैं। बाकी लास्ट में देखो वो आ गया जो सर्जिकल रिमूवल के मैंने बोला था। जस्ट फैक्ट है, आप इनको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं आपका पैंक्रियास। तो देखिए हम क्या सोच करते हैं कि पैंक्रियास जो है वो हम सेपरेट वीडियो में करते हैं, ठीक है, एक फ्रेश वीडियो में रखते हैं उसको। लिवर के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने कर दिया, इसमें आपको इसमें पूरा लिवर ही आपको समझाया गया। छोटा सा पार्ट रहेगा, पैंक्रियास भी उसको कर देंगे, क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ा पढ़ने में नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। शॉर्ट रहता है तो ठीक रहता है, ठीक है। तो पैंक्रियास और कुछ डिसऑर्डर हैं, जो आपका फर्स्ट पोर्शन होगा वो आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और क्योंकि जब आप पैंक्रियास पढ़ लोगे तो आप लीवर और पैंक्रियास के कॉमन फिगर, इसको मैंने अभी कॉमन बाइल डक्ट के नाम से आपको बताया है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी उसी फिगर में रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, जिसमें आप पैंक्रियास पढ़ लोगे, वो फिगर पढ़ लोगे, और कुछ डिजीजेज हैं आपके डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे वॉमिटिंग हो गई पर्टिकुलरली, वो समझाना है, ठीक है, ब्लोटिंग हो गया और इनडाइजेशन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्डर में समझानी है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाइजेशन से रिलेटेड देने हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस के क्लिप ऐड कर दूँ, ठीक है, या कुछ वेरी शॉर्ट के क्लिप ऐड कर दूंगा। आप उन्हें नोट कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और पढ़ाई करते रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।